हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थॉमसन का आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण है। ठीक है, मतलब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण किस प्रकार से किया उसका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और अपने प्रयोगों में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यह पार्टिकल नेचर रखता है, मतलब ये कणी प्रकृति रखता है। अब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो वो चार्ज होता कितना, उसकी वैल्यू क्या है? और यदि कणी प्रकृति रख रहा है तो उसका द्रव्यमान तो होगा कुछ, उस द्रव्यमान की वैल्यू क्या है उसका निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और अपने प्रयोग से केवल E/m रेशो निकाला। केवल क्या निकाला? केवल E/m रेशियो। उसके अलावा कुछ नहीं निकाल पाए। वो आवेश एग्जैक्ट नहीं बता पाए, आवेश की एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता पाए और द्रव्यमान की एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बता पाए। केवल E/m रेशियो निकाल लिया उन्होंने, केवल E/m रेशियो। और फिर बाद में क्या हुआ कि मूल्यांकन आए, उन्होंने आवेश की गणना कर दी तो m की वैल्यू अपने आप निकल गई, है ना। तो थॉमसन ने E/m रेशियो निकाला था अपने प्रयोग से। ठीक है, कैसे निकाला वो देखिए। सबसे पहले उन्होंने वही विसर्जन नलिका ली, है ना। और जो उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की जब खोज की थी, जो कंडीशन लगाई थी वही की वही कंडीशन यहाँ पर लगाई। ठीक है, कंडीशन में क्या क्या था? 2 इलेक्ट्रोड लिए थे उन्होंने और यहाँ पर 10,000 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की थी। इसको निर्वात कर दिया था, मतलब वैक्यूम पंप की सहायता से जो इसके अंदर का जो वायु का प्रेशर है वो कम कर दिया था। वही की वही कंडीशन सब अप्लाई कर दी। ठीक है, तो क्या क्या देखा उन्होंने? कैथोड से एनोड की ओर कुछ किरणें निकलने लगी थी, तो वही की वही होने लगा यहाँ पर भी। कैथोड से किरणें एनोड की ओर गति करने लगी। अब उन्होंने एनोड में क्या किया, थोड़ा सा होल किया और उस होल से ऐसा होल किया, इतना छोटा होल किया कि जो कैथोड किरणें हैं यहाँ से इस होल से निकलकर बाहर की ओर गति करने लगे ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैथोड से किरणें निकल रही है तो एनोड के इस होल के थ्रू यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, निकली। और फिर बाद में क्या किया उन्होंने? इस कैथोड किरणों के मार्ग पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से समायोजित किया, इस प्रकार से अप्लाई किया, इस प्रकार से लगाया कि यदि विद्युत क्षेत्र के कारण तुम्हारा जो किरण है वो ए पर आपतित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण सी पर आपतित हो। कहाँ पर आपतित हो? सी पर। यदि मैं विद्युत क्षेत्र लगाऊं तो किरणें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ए पर मुड़ जाए, और यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र लगाऊं तो किरणें सी पर मुड़ जाए। इस प्रकार से इन दोनों को लगाया, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाया दोनों को। कैसे लगाया? दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाया इस क्षेत्र में। कैथोड किरणों के मार्ग में उन्होंने विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया। ऐसा इस प्रकार से लगाया कि यदि किरणें विद्युत क्षेत्र के कारण ए पर मुड़ रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण सी पर मुड़े, है ना। क्योंकि यूं तो हम जानते हैं कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करने लगेगी, लेकिन जैसे चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में लगाओगे तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विक्षेपित हो जाएगी, मतलब विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो वही किया उन्होंने। तो क्या किया? सबसे पहले क्या करा, वो विद्युत क्षेत्र लगाया तो ए पर मुड़ गई, और चुंबकीय क्षेत्र पर लगाया तो उन्होंने सी पर मुड़ गई। मतलब एट द टाइम एक ही देखा होगा। जब विद्युत क्षेत्र लगाया होगा तो चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया होगा उन्होंने, तो विद्युत क्षेत्र स्टार्ट किया तो ये जो किरणें ए पर मुड़ गई होगी, और जब विद्युत क्षेत्र बंद किया और चुंबकीय क्षेत्र लगा होगा तो सी पर मुड़ गई होगी, है ना। और जब दोनों ही बंद किया होगा तो बी पर गति करने लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में ही गति करने लगती है ना। अगर कोई भी क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रहे हो तो सीधी रेखा में ही गति करेंगे, है ना। फिर बाद में क्या उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों को एक साथ अप्लाई किया, मतलब दोनों ही क्षेत्रों को एक चालू कर दिया एक साथ। तो चालू करने के कारण क्या हुआ? ये विद्युत क्षेत्र है वो किरणों को ए पर खींचने का प्रयास करने लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र है इन किरणों को सी पर खींचने का प्रयास करने लगता है ना। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया? इन दोनों क्षेत्रों को इस प्रकार से समायोजित किया कि ये जो किरणें हैं इधर उधर ना जाकर, ए और सी पर ना जाकर केवल बी पर ही जाए, मतलब सीधी ही हो जाए। तो क्या होगा इसका मतलब? अगर कोई किरणें सीधी हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो तुम विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो और जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर हो गई होगी, तभी तो ये किरणें सीधी रेखा में गति करने लग गई है ना। सीधी रेखा में कब गति करती है? कोई भी किरणें सीधी रेखा में कब गति करती है? जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हों और वो सीधी रेखा में गति कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ये हो जाता है कि जो चुंबकीय और जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तभी जाके ये
सीधी रेखा में गति करने लगती है। ठीक है, तो वही की वही उन्होंने देखा यहाँ पर। और क्या किया, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को बराबर रख के उनके फॉर्मूले को रखकर उन्होंने E/m रेशो निकाल दिया था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है उसी के बारे में जो उन्होंने सेटअप लिया था। देखिए ये वही की वही उन्होंने विसर्जन नलिका ली, कैथोड और एनोड लगाया, एनोड पर होल किया और फिर क्या किया, उस मार्ग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को इस प्रकार से लगाया कि वो 90 डिग्री के कोण पर हो। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने मार्ग में विद्युत क्षेत्र लगाया तो किरणें कहाँ पर गति कर मतलब आपतित हुई, ए पर आपतित हुई, जैसे यहाँ पर ए पर आपतित हुई है ना। और जब विद्युत क्षेत्र को बंद करके चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो कहाँ पर आपतित हुई, सी पर आपतित हुई। जैसे यहाँ देखिए ये सी पर आपतित हुई ना, इसके कारण सी पर आपतित हो रही है। ठीक है, सी पर आपतित हुई। एवं जब दोनों ही क्षेत्र को बंद कर दिया तो बिंदु मतलब बी पर आपतित हुई, मतलब सीधी। दोनों ही क्षेत्र अगर बंद कर दूँ तो बी पर प्राप्त होगी सीधी, है ना। और फिर बाद में जब दोनों ही क्षेत्र को एक साथ लगाकर मतलब दोनों ही क्षेत्रों को एक साथ लगा दिया और उन किरणों को इस प्रकार से समायोजित किया कि वो किरणें कैसी गति करे, सीधी रेखा में गति करने लगे। मतलब दोनों को ही चालू कर दिया, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को चालू कर दिया और ऐसा इन दोनों को समायोजित किया कि जो किरणें हैं बी पर गति करने लगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो जितनी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उतना, जितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उतना ही विद्युत क्षेत्र लग रहा है ना। तो उस प्रकार से उन्होंने गणना कर ली। तो गणना क्या थी उनकी, उन्होंने देखा मतलब अगर सीधी रेखा में गति करने लग गई है किरण तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो विद्युत क्षेत्र बराबर हो गया चुंबकीय क्षेत्र के, जब भी जाके वो किरण सीधी रेखा में गति करने लग गई। अब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला रख दिया उन्होंने ई और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कितना रख दिया, BeV। ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है और ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला में जो ये ई है, मतलब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला में जो ई है ये विद्युत क्षेत्र है, बी है चुंबकीय क्षेत्र है, ई क्या है आवेश है और वी और वेग है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, यहाँ से वैल्यू निकाल दी, वी की वैल्यू निकाल दी, E = BeV। तो देखो ई से ई कैंसिल, तो जो वी की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, E/b आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया। देखो यदि किसी भी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो वह वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है। एवं वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है ना, जो कि चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करती है। मतलब कोई भी आवेश है, जैसे अपने जो कैथोड किरणें हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो वो आवेश है ना गोल गोल मतलब वृत्तीय मार्ग में गति करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। और कोई भी चीज़ को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं। तो देखो अभिकेंद्री बल की फॉर्मूला कितना होता है, mv²/r। ये अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला है। और अभिकेंद्री बल कौन प्रदान कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब अभिकेंद्री बल बराबर कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय अभिकेंद्री बल की जगह चुंबकीय क्षेत्र रख दूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना हो गया, mv²/r। अब चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला BeV है और बराबर ये mv²/r है ही सही। देखो एक भी से एक भी कैंसिल हो गया तो B = कितना हो जाएगा, mv/r। अब देखो क्या करा, E के नीचे M को ले आया और B को इसके नीचे ले आया, तो बचा क्या मेरे पास, E/m बराबर B × R। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब V की वैल्यू अपन समीकरण नंबर 1 से, ये जो समीकरण नंबर 1 में क्या है, B की वैल्यू क्या है, E/b, वो वैल्यू मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। यहाँ V की जगह वैल्यू रख देता हूँ। देखो तो क्या होगा, देखो E/m एज इट इज, ये V की जगह वैल्यू रख दिया मैंने, E/b। तो E/b B × R × E/b। तो देखो B × B² हो गया × R हो गया और E। तो देखो अब यहाँ से उन्होंने E/m की वैल्यू निकाल दी। अब विद्युत क्षेत्र कितना लगाया होगा वो तो उसको पता होगा, उसकी वैल्यू उसको पास होगी। चुंबकीय क्षेत्र कितना लगाया होगा उसकी वैल्यू उसके पास होगी। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन गोल गोल गति करने लगा, उसकी रेडियस भी उसको पता होगी। तो इन सब की वैल्यू रखकर उन्होंने E/m की वैल्यू निकाल दी, है ना। E/m रेशो की वैल्यू निकाल दी। E/m रेशो की वैल्यू कितनी थी, निकाली 1.758820 × 1011 कूलम किलोग्राम पर इनवर्स, है ना। इतनी वैल्यू निकाली। इस प्रकार से उन्होंने गणना करके वैल्यू निकाल दी। ठीक है।